Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 7th July 2020. We are going to discuss chapter number 9 from summer vacation homework. We will do MCQs and short questions of chapter 9 in this lecture. जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। इसमें सबसे पहले है अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है वो उसकी लेंथ सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सी वाला राइट ऑप्शन है इसका। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। आपको पता है मिड पॉइंट का आंसर एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आता है। सबसे पहले जो है वो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे? x1 प्लस x2 से 2 पे डिवाइड कर देंगे और फिर दरमियान में जैसे ऑर्डर पेयर के कॉमा होता है ऐसे ही इसके फॉर्मूले में कॉमा आता है। फिर इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, उसमें भी ऐसे ही y1 प्लस y2 और उसे भी आपने 2 पे डिवाइड कर देना है और ये सारे का सारा एक जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपने लिखना है। अब इसमें x1 है आपके पास, ये पहले वाला दोनों में x होगा। x1 है 1 और यहाँ पे आपके पास 0, तो 1 प्लस 0 ये आपके पास हो जाएगा 1 और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 आएगा, यानी x आ गया 0.5। उसके बाद फॉर्मूले में हमने पुट किया यहाँ पे 0 यानी यहाँ पे y1 और प्लस y2, तो y1 ये वाला है, दोनों में सेकंड वाला एलिमेंट y का होगा, ये वाला y1 और ये y2। 0 और 1 को ऐड किया, ये भी 1 हो जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.5, यानी दोनों आपके पास जो है वो 0.5 आ गए। और ये आपको बात पता है कि ऑर्डर पेयर में ज़रूरी नहीं है जो मिड पॉइंट का आंसर है वो दोनों का सेम हो, यहाँ बाई चांस दोनों का आंसर सेम है। अ ट्राइंगल इज़ मेड ऑफ डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बेटे ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि एक ट्राइंगल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है। अगर ट्राइंगल की आप एक साइड को देखते हो, जैसे फ़र्ज़ करेंगे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, अगर आप ट्राइंगल की एक साइड को देखते हो तो एक साइड में 2 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं और अगर आप ओवरऑल पूरी ट्राइंगल को देखते हो तो इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि 2 तो एक दूसरे के लिहाज से कोलिनियर में है लेकिन तीसरा नॉन कोलिनियर है, तो ओवरऑल फिर इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ होना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं बेटे। ये आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपके पास है x1 1 है, पहले वाले दोनों x के होते हैं, ये x2 हो जाएगा और ये जो है वो x1 हो जाएगा। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा -1। -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो बेटे +1 ही हो जाएगा, यानी इस वाले पहले जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करने से आपके पास 1 आंसर आ जाता है। x2 0 है, x1 1 है, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे -1 और -1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 ही रह गया। नेक्स्ट जो दरमियान में प्लस का साइन है वो एज इट इज़ आएगा और उसके बाद आपके पास y2 है यहाँ पे 0 और उसके बाद y1 है आपके पास 1, तो यहाँ भी फिर -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 आ जाएगा और जब 1 और 1 दोनों को ऐड करेंगे आप तो वो आपके पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये डी वाला है, 2 स्क्वायर रूट। स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन। जब बेटे कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ में आप जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी करते हो, यानी आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं उनकी मदद से कोई जो है वो उनको ज्वाइन करने से, ऑर्डर पेयर्स को जब आप ग्राफ में ड्रॉ करते हो उनको ज्वाइन करने से कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गई, स्क्वायर हो गई, कोई ट्राइंगल की कोई टाइप। तो फिर इस स्टडी को जो है वो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम देते हो। ये डेफिनेशन हमने चैप्टर 8 में भी की थी और चैप्टर 9 की समरी में भी की है। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स की लेंथ अलग-अलग होती है। बेटे जिसकी सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है वो इक्विलेटरल होती है। इसी तरीके से जिसकी 2 साइड्स की लेंथ जो है वो एक जैसी होती है वो आइसोस्केलस, और जिसकी तीनों की डिफरेंट होती है वो स्केलन ट्राइंगल उसको कहा जाता है। अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी क्वाड्रिलेटर कहते हैं 4 साइड्स वाली किसी फिगर को, हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी सारी की सारी साइड्स एक जैसी लेंथ की होती हैं। वो कौन सी होती है क्वाड्रिलेटर? वो आपके पास स्क्वायर होती है, क्योंकि रेक्टेंगल की तो 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ऑक्टागोन की साइड्स ही 8 होती हैं और पेंटागोन की साइड्स 5 होती हैं। इन दोनों की साइड्स 4 होती हैं, यानी ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं। लेकिन इसमें से साइड्स किसकी जो है वो इक्वल होती हैं, जैसे कि आपको ये जो बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं ये स्टेटमेंट वाले, तो ये भी
भी एक तरह से ये क्या है, ये रेक्टेंगल हैं जिसकी दो साइड्स आमने सामने वाली इक्वल हैं और ये वाली दो साइड्स एक दूसरे की इक्वल हैं, तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट है 1 1 और दूसरा पॉइंट है 2 2। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और उसके बाद जो है वो आपके पास इसी तरीके से y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर आएगा, और दरमियान में इन दोनों के प्लस लगता है और साइड पे फिर हम सारे का जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं y2 माइनस y1, और फिर ये बेटे इन दोनों का जो y वाले का डिफरेंस आएगा उसका होल स्क्वायर लेंगे आप, और इस सारे का लगाएंगे स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जो है वो एक्सरसाइज 9.1 में भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने रिव्यू एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। अच्छा जी, x1 पहले वाले दोनों x होते हैं, तो ये आपके पास ये वाला पहले ऑर्डर पेयर का ये x1 हो जाएगा, और ये दूसरे ऑर्डर पेयर का है ये x2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बेटे आपके पास है जी यहाँ पे 2 माइनस 1, यानी ये वाला ये बाद वाले दोनों y के होते हैं, तो ये 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 ही रहेगा, और 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है 7 2 है, तो मिड पॉइंट है जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ साथ जो है वो आपको पता है ऑर्डर पेयर का आंसर जो है वो एक ये जो मिड पॉइंट का आंसर है ये ऑर्डर पेयर में आता है, डिस्टेंस का आंसर एक नंबर या एक फिगर की सूरत में आता है आपके पास। ये आपके पास इसका आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2, और इसको आपने जो है वो फॉर्मूले को इस तरह से ब्रैकेट में इनक्लोज करना होता है। ये हो जाएगा आपके पास 7 2 एंड 9 2, इसमें x1 है ये और ये y1 है, ये x2 और ये y2। x1 चाहिए आपको, यानी पहले वाले दोनों x होंगे, 9 प्लस 7 तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, यानी पहले वाले का 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8। अच्छा, इसमें 8 है x कोऑर्डिनेट, उसके बाद जो है वो सेकंड वाला लगाएंगे y वाला, इसमें 2 प्लस 2 तो इन दोनों को ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा बेटे 2। इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन जो है ये C वाला है, 8 एंड 2। उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल 1 एंगल इज़ ऑफ। राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है वो उसकी डेफिनेशन ही ये है कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 का पाया जाता है। अच्छा बेटे, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि एक ट्राइंगल में जो है वो सिर्फ एक ही एंगल 90 का होता है। उसकी रीज़न ये है कि ट्राइंगल के जो टोटल एंगल्स होते हैं ना, इंटरनल एंगल्स, वो उनका सम यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक ट्राइंगल जैसे फ़र्ज़ करें हम राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास जो है वो ये 90 का एंगल है, एक ही 90 का एंगल हो सकता है क्योंकि जो इसके 3 इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम जो होता है वो आपके पास होता है 180। तो अगर आपके पास दो 90 के एंगल हो जाएंगे तो वो फिर 180 तो वही हो जाएगा, फिर तीसरे एंगल के लिए तो जगह ही नहीं कोई बचेगी, यानी वैल्यू ही नहीं बचेगी, तो वो फिर ट्राइंगल नहीं होती। तो इसलिए जब भी आपने ट्राइंगल को टेस्ट करना हो, एंगल्स दिए हुए हों, आप उन सारे एंगल्स को जमा करें। अगर वो 180 के इक्वल आते हैं वेल एंड गुड, और अगर वो 180 के इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मतलब ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 1 एंगल इज़ ऑफ, तो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैंने MCQs को यहाँ पे टिक किया है, आपने अपने जो एकेडमिक जर्नल मिला हुआ आपको बेटे, आपने उसी पे अपने MCQs को टिक कर लेना है। और ये जो सॉल्व करने वाले हैं ये पहले आपने रफ पे साथ में सॉल्व करके देख लेने। उसके बाद अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आपको अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से नीट नोटबुक पे जितना हमने काम किया है चैप्टर ये जो 9 का, वो आपने सारे का सारा डिटेल से लिखा हुआ है अपनी नीट नोटबुक पे। तो इनको जस्ट आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ नोटबुक पे, ताकि आपको जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटे डिस्टेंस का आपको मैंने बताया था कि अब कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाए सेम यही तरीकाकार है। x2 माइनस x1 यहाँ पे होल स्केयर आ जाएगा इसका, और फिर y2 माइनस y1 होल स्केयर और सारे का स्केयर रूट। अब आप पहले मेंशन कर लें कि इसमें x1 और y1 कौन सा है। ये x1 है और ये y1, ये x2 और ये y2। तो आपने x2 में से यानी 1 में से 7 माइनस करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा -6। तो यहाँ पे ये फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया है। ओके जी, अब यहाँ पे पहले वाले का 36 आ गया था, दूसरे वाला है y2 है आपके पास -1 और y1 है -5। -1 एंड -5 विच इज़ इक्वल टू -6। -6 का स्केयर लेंगे, अगेन आपके पास 36 आ जाएगा। दरमियान में आप इनके प्लस लगाते हो, आपके पास दो 36 हो गए। यहाँ आपने पूरा इसको डिटेल में सॉल्व करना है। मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि आपने जो है वो पहले इसको सॉल्व कर लिया हुआ था। तो ये 7 और ये 1, इन दोनों 1 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू -6। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -6 स्केयर। -6 का जब आप स्केयर लोगे वो +6 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आपने जो है वो -1 और -5 दोनों को लिखना है, और उसके बाद भी आपके पास आ जाएगा -6 स्केयर। -6 स्केयर है तो स्केयर के बाद आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाता है। इन दोनों का आंसर यहाँ भी लिखेंगे आप 36 + 36 विच इज़ इक्वल टू 72 स्केयर रूट। इतना भी ठीक है, या फिर अगर आप इसको जो है वो फैक्टराइजेशन इसकी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अभी बेटे ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है। इसके साथ ये एक और 5th पॉइंट डिस्टेंस वाला है। इसको डिस्टेंस का फार्मूला लिखा हुआ है, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये है जी डिस्टेंस का फार्मूला, अगेन x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 3, ये x2 ये वाला जो है वो x2 है और ये x1 है। अभी सिर्फ पहले वाले को देखेंगे दोनों x वालों को, तो 3 - 6 विच इज़ इक्वल टू -3 का स्केयर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है -3 और ये वाला बाद में लिखेंगे x1 वाला, तो y1 वाला, ये y2 और ये वाला y1, इन दोनों को लिखेंगे तो ये -3 है और ये भी -3, तो -3 और -3 ये हो जाएगा आपके पास +6 हो जाएगा। -6 का स्केयर लेंगे तो वो 36 आएगा। 36 और 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 9 × 5 तो 9 का स्केयर रूट पूरे का पूरा आ जाता है इस तरीके से। तो आपने उसको जो है वो बाहर लिख देना और ये वाला 5 स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से फार्मूला यही लगेगा और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। वैसे ये क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का है और ये वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 9.1 का है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें जो है वो इसकी तीनों साइड्स जो ट्राइंगल की हैं वो इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपने जो है वो स्केल की मदद से ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और यहाँ पे इसको नेम दे लेने हैं ट्राइंगल की, तीनों जो है वो वर्टिसेस को, और उसके बाद इनकी लेंथ लिख देनी है। साथ में जो है वो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ भी आपने 1 सेंटीमीटर लिख देना है। जिसका ये मतलब है ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर ही आपने ड्रॉ करनी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंशन करना है कि तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी है और ड्रॉ ऐसे करनी है डायग्राम के देखने में भी तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी लगे। डेफिनेशन आपको कहाँ से मिलेगी, जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो रही है वहाँ पे आगे सारे पेजेस पे जो है वो डेफिनेशंस हैं। आपने हर एक की पहली 2 डेफिनेशंस कर लेनी है। वैसे डेफिनेशंस मैंने आपको जो है वो कल रिव्यू एक्सरसाइज में भी डिटेल में बता दिया था कि किसकी कितनी डेफिनेशन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपने इतना ही करना है, ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, यानी जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी होगी वो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ये मिड पॉइंट का फार्मूला हमने लगाना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला अभी हम MCQs में भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। मिड पॉइंट आपके पास आता है x1 + x2, और यानी इसमें पहले दोनों x वालों को जमा करते हैं और उसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं। वैसे भी आपने किसी भी नंबर का मिड पॉइंट निकालना हो या एवरेज निकालना हो तो उसका यही तरीकाकार है कि उन दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें। और ये आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा y वाले का जब आपने निकालना है तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये मिड पॉइंट का फार्मूला पूरा हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट का वर्ड और इस तरीके से जो है वो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। तो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, x1 है इसमें
6 और x2 है इसमें 3, तो 6 एंड 3 विच इज़ इक्वल टू 9। 9 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ भी मेंशन करनी है, जैसे मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन करवाया है रिव्यू एक्सरसाइज या 9.3 के उस तरीके से। तो 9/2 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4.5, और पॉइंट में आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। वो जो डिस्टेंस का है उसका नहीं लिखना आपने पॉइंट्स में, यानी वो जो डेसिमल पॉइंट में आ रहा होता है और रेडिकल के बाद। तो अगर जैसे किसी नंबर का पूरा स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो आपने उसको स्क्वायर रूट के बगैर ही लिख देना। जैसे 13 स्क्वायर रूट है तो आप ना स्क्वायर रूट सॉल्व करें, एज इट इज़ लिख दें। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे y1 है 3 और y2 है -3। 3 और यहाँ पे लिखेंगे, और अगर दरम्यान में प्लस और फिर आगे -3 होगा तो ये देखें प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है जी राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन। तो राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कल रिव्यू एक्सरसाइज में। डायग्राम उसकी ये ड्रॉ कर दिया मैंने। एक आपके पास साइड है ए, और उसके बाद ये वाला जो है वो कॉर्नर है, इसको बी का नाम दे दें, और ये सी का। और राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है इन विच मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स एंगल्स, यानी एक एंगल जो है वो 90 का होगा, और इस तरीके से आपने जो है 90 का एंगल शो करवा देना है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है रेक्टेंगल की डेफिनेशन। तो रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था, ये जो आपके पास एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होती है, और इसकी जो है वो जो 2 साइड्स होती हैं ऑपोजिट, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और इसके जो चारों कॉर्नर्स होते हैं यानी वर्टिसेस बोलते हैं उन्हें, वहाँ पे हर एक पे 90 का एंगल बनता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको मिलेगी एक्सरसाइज 9.1 के बाद वाले पेजेस पे, जहाँ पे ट्राइंगल की डेफिनेशंस ख़त्म होती हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में अक्सर ऐसा है आपकी बुक पे के डेफिनेशन ऊपर लिखे इस कॉल्ड रेक्टेंगल इफ़ के बाद नीचे 2 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। तो अक्सर बच्चे इसको सिर्फ इस कॉल्ड रेक्टेंगल तक कर लेते हैं, वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। अगर आप उसके साथ उसके नीचे वाले 2 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो इसी तरीके से स्क्वायर की डेफिनेशन आपकी बुक पे है, पैरेललोग्राम की है। तो आपने जो है वो लाइन ऊपर वाली करने के बाद उसके जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो भी साथ में मेंशन करेंगे। उन पॉइंट्स में इनकी सारी कंडीशंस बताई गई होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक जो है वो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की, रेक्टेंगल की जो है वो ये 2 ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली इसकी इक्वल होगी। इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, और ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है। उसके बाद आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हम कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट है आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और तीसरी साइड्स का जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यही ट्राइंगल मैंने ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे ये भी आपके पास फ़र्ज़ कर लें 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर या ज़्यादा है तो फिर आपके पास जो है ये वाली एक राइट एंगल ट्राइंगल, वो आइसोस्केलस ट्राइंगल भी हो सकती है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको एक्सरसाइज 9.1 के बाद सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन है, फिर नेक्स्ट पेज पे आइसोस्केलस ट्राइंगल की डेफिनेशन है कि ऐसी ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ 2 साइड्स आर सेम एंड मेजर ऑफ थर्ड साइड इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, उसकी जो है वो लेंथ डिफरेंट होती है, तो वो फिर आपके पास आ जाता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में जो है वो तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है उसका वो डिफरेंट होती है, और कोई भी साइड दूसरे से मैच नहीं कर रही होती। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशंस हैं बेटे स्केयर की। तो स्केयर में क्या है, स्केयर एक ऐसी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो है वो 2 साइड्स बल्कि चारों साइड स्केयर की इक्वल होती हैं, और इसका हर एक कॉर्नर पे 90 का एंगल बन रहा होता है। ये भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनता है इसमें। और जो है रेक्टेंगल की डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उसमें आपने लिखना है 2 ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसमें लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स 4 साइड्स आर इक्वल, ये डिफरेंस है इसमें। डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटे क्या है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी करना इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का के लिए आपने क्या करना है, आपने बेटे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स को शो करवा देना है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं आपके पास, इन पॉइंट्स को जो है वो आप नेम दे दें और एक पॉइंट उससे बाहर लगा दें। अब ये जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं सारे के सारे, जैसे फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ए है, ये बी है
और इसी तरीके से ये वाला जो है वो पॉइंट सी है। ये सारे एक दूसरे के साथ कोलिनियर हैं, लेकिन पॉइंट डी इसके साथ नॉन कोलिनियर है। द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे वाक़या नहीं होते उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेटे हम डिस्कस कर चुके हैं कि x1 और जो x2 को ऐड कर देना आपने, यानी -8 में से +6 जाएंगे तो बाकी -2 रह जाएगा, उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा x की वैल्यू, और 1 और 1 2 है, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 और 1। इस तरीके से आपको कोई भी ऑर्डर पेयर दिया हो आप उससे डिस्टेंस फार्मूला लगा के और मिड पॉइंट लगा के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रिवाइज़ करवा देती हूँ मैं आपको कि हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व की। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 9.2 लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो हमने नहीं सॉल्व की क्योंकि ये चैप्टर शॉर्ट के हवाले से हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, फिर मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज करवाई, उसमें जितनी डेफिनेशंस कवर हो रही हैं वो मैंने आपको जो है वो स्लाइड्स की फॉर्म में लेक्चर के साथ साथ जो है वो रिवाइज़ करवाई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने चैप्टर 9 अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा। अब आपने समर वेकेशन होमवर्क से इसकी तैयारी करनी है और उसके बाद आपने जो है वो अपनी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है रफ नोटबुक पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।